ठीक है, एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं पहले। ओके, तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, mkdir ng लर्निंग। ठीक है, cd ng लर्निंग, हम उस फोल्डर में आ जाते हैं। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग लिखेंगे ng न्यू प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं हम लोग। अभी क्या कर देते हैं बताओ? एक दे देते हैं, वेब ऐप कर देते हैं। ठीक है, एंटर कर दो। ये क्या करेगा, आपका एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा, सारी जो डिपेंडेंसीज होती हैं उसको इंस्टॉल कर देगा। डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? ठीक है, जैसे मान लो ना एंगुलर, हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें एंगुलर भी एक डिपेंडेंसी है। अगर आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो रिएक्ट उसमें एक डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो दो टाइप की डिपेंडेंसी होती है, एक होती है डिपेंडेंसी और एक होती है डेप डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी और डेप डिपेंडेंसी में क्या डिफरेंस है? एक मिनट पहले देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये, वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग? क्या आपको एंगुलर राउटिंग की जरूरत है? राउटिंग का मतलब क्या होता है? राउटिंग का मतलब होता है एक पेज से दूसरे पेज में जाना। ठीक है, ये होता है राउटिंग। हमें राउटिंग चाहिए, यस, एंटर। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा CSS फॉर्मेट यूज करना चाहते हो आप स्टाइल शीट का। तो CSS है, SCSS है, SAS है, लेस है। हम SCSS यूज करेंगे। ठीक है, एंटर कर लेते हैं। SCSS का फुल फॉर्म पता है? सैसी कैस्केडिंग स्टाइल बिल्कुल, सैसी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया, जब हम लोग यहाँ पे ये क्रिएट कर रहे थे नया प्रोजेक्ट, इन्होंने क्या किया देखो, ये सारे फाइल्स इन्होंने क्रिएट किया। ठीक है, जिसमें क्या क्या फाइल्स है, angular.json फाइल है, package.json फाइल है। ठीक है, ऐसे करके कई सारे फाइल्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा था उस टाइम पे कि डिपेंडेंसीज। तो जो डेप डिपेंडेंसीज होती है वो डिपेंडेंसीज होती हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, मतलब हमारे सिस्टम में चाहिए होता है। वो कभी भी डायरेक्टली प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को बिल्डअप करने के लिए जो डिपेंडेंसी चाहिए होती है उसको बोलते हैं डेप डिपेंडेंसीज। क्लियर? तो टेम्पररी। हाँ, तो ये सारी इसमें अभी फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, आप ये देख रहे हो यहाँ पे। देखो ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे dir करो। dir करते ही आपको दिख रहा है यहाँ पे एक फोल्डर वेब ऐप के नाम से, इसमें आप चले जाओ cd वेब ऐप। ठीक है, इसके अंदर अगर आप dir करोगे तो देखो इसमें इतने सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएटेड हो गए। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे डिटेल में सबको। हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में अपना प्रोजेक्ट भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आप जाओ यहाँ पे ओपन फोल्डर करो और इसमें आ जाओ आप। किस किस फोल्डर में था वो? सी के अंदर में डी ड्राइव। दूसरा कोड डॉट यूज कर सकते हो। क्या हुआ? कमांड प्रॉपर मोड में आपने कोड डॉट करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट वीएस कोड ओपन आता है। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। एनजी लर्निंग में आ जाओ, वेब ऐप में आ जाओ और यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर कर लो। इसको मैं कर देता हूँ डोंट सेव। तो ये आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। ट्रस्ट कर लो इसको। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें आपको अभी जो समझना है वो क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फाइल क्या है, पैकेज.json फाइल है। इस फाइल का यूज क्या है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका नेम है, नेम में आपका प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपका वर्जन है। अब ये वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जिसको हम समझेंगे कि ये जीरो का मतलब क्या है, इस जीरो का मतलब क्या है और इस जीरो का मतलब क्या है। ठीक है, पता है? कोई आइडिया? देखो जब मेजर रिलीज करते हो आप, मेजर रिलीज, तो आप इस जीरो को इंप्लीमेंट करते हो। जब आप माइनर रिलीज करते हो तो आप इस जीरो को इंप्लीमेंट करते हो। जब आप पैच रिलीज करते हो तो इस जीरो को करते हो। जैसे मान लो कि ना, मेरे को बोल रहा हूँ मैंने पहला वर्जन लॉन्च किया, मान लो 1। ठीक है, अब मान लो 1 वर्जन जब मैंने लॉन्च कर दिया तो उसमें मान लो कोई बग आ रहा है, तो मैंने उस बग को सॉल्व किया, फिर अगला वर्जन लॉन्च किया 1.0.1। हमारा खुद का होता है एंगुलर का जो हम बना रहे हैं। ये हम बना रहे हैं अपना वर्जन सिस्टम। हमारा वर्जन से हो गया। ठीक है, अब मान लो कि आपने क्या किया, जो 1 वर्जन आपने रिलीज किया है उसमें आपने पैच भी चढ़ा दिया। ठीक है, बग फिक्स कर दिया, एक नया पैच उसके ऊपर डाल दिया बिल्ड करके। अब मान लो कि आपने उसमें एक नया फीचर ऐड ऑन कर दिया जो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, छोटा फीचर ही है। तो आपने बोला कि चलो मैं इसका एक वर्जन बढ़ा देता हूँ 1.1.1। अब आपने बोला कि यार चलो पहला वर्जन स्टेबल हो गया, इसके बाद मुझे इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब दूसरा वर्जन मेरे को रिलीज करना है, इसमें कुछ मेजर चेंजेस है। ठीक है, तो आपने फिर इसको कर दिया 2.1. ठीक है, 2.1.0 2.0.0 इस टाइप से। जैसे आपने बोल दिया 2.0.0, आपने नया वर्जन रिलीज किया, फिर ये वैसे ही चलता रहेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हम इसको फिलहाल वैसे ही कर देते हैं जैसा ये था। ठीक है, क्लियर? अब आप देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ है। ये स्क्रिप्ट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट साइन के अंदर में है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, गले पे स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है ng स्टार्ट बिल्ड वॉच टेस्ट। करेक्ट? ठीक है, अब देखो ये ng ना एक कंपाइलर है। ng मतलब एंगुलर को ही आप बोल रहे हो। ठीक है, स्टार्ट बोल रहे हो मतलब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए ng सर्व कमांड होता है एंगुलर को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उसको आप इस डायरेक्टली स्टार्ट कमांड से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आप क्या करोगे, जब स्टार्ट करना होगा तो आप दो चीज कर सकते हो,
या तो आप एनजी सर्व लिख दो ये कमांड, और या तो उसका जो शॉर्ट हैंड बना हुआ है कमांड उसको कॉल कर दो। तो इसको कॉल करने के लिए आप क्या करोगे, npm npm नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है, स्टार्ट। तो वो क्या करेगा, वो इस कोड को रन कर देगा। क्लियर? तो इस टाइप से आपका बिल्ड है, वॉच है, टेस्ट है, करके बना हुआ है। ओके सर, मतलब कि जब एनजी सर्व भी कर सकते हैं या तो एनपीएम स्टार्ट भी कर सकते हैं। देखो एनजी सर्व करोगे तो आप एंगुलर का कमांड यूज कर रहे हो, बोल रहे हो उसको सर्व करो वेबसाइट को, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैं ये ना, आज ऐसा इतना छोटा दिख रहा है, लेकिन कल हो सकता है मैं कुछ प्रॉक्सीज लगाऊंगा, कुछ भी लगाऊंगा, तो ये और बड़ा हो सकता है। तो मैं पूरा कमांड ना टाइप करना पड़े, इसलिए मैंने एक इसका स्क्रिप्ट बना दिया कि स्टार्ट करके। अब कोई भी स्क्रिप्ट को रन करना होता है तो हम क्या करते हैं, npm स्टार्ट लिख देते हैं, ठीक है, या npm बिल्ड लिख देंगे, तो ये कमांड रन हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसीज है और डेव डिपेंडेंसीज है। देखो यहाँ पे ना, अब ये जो डिपेंडेंसीज हैं, इसका मतलब ये है कि ये सब हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है, ठीक है। और डेव डिपेंडेंसीज वो डिपेंडेंसीज हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उसको डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कर्मा है, जैस्मिन है, मुझे क्या करना है, मुझे टेस्ट स्क्रिप्ट बनाना है इसमें, मान लो यूनिट टेस्टिंग लिखना है, तो मुझे मान लो कि मैं जैस्मिन कर्मा का यूज कर रहा हूँ, तो वो सब एक लोकल हमारे कंप्यूटर में चल रहा है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट हमारे लैपटॉप में है, ठीक है, और मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरे प्रोजेक्ट में नहीं जा रहा है, ये मेरे इस डेवलपमेंट सिस्टम में जा रहा है, जो मेरे को हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है इस कोड को करने के लिए। क्लियर? कोई डाउट? तो बेसिकली ये आपका एक स्ट्रक्चर है पैकेज.json का। तो इसमें ना आप सारी डिपेंडेंसीज ऐड करते हो, जो भी डिपेंडेंसीज आप बाहर से लेके आते हो। जैसे मान लो कि मुझे एक एंगुलर डेवलपर चाहिए था, तो मैंने एक डिपेंडेंसीज लेके आई बाहर से एंगुलर डेवलपर का, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे एंगुलर डिपेंडेंसी यहाँ पे लिख दिया फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। कौन सा वर्जन लेके आया, मैं बोला 3 साल वाला वर्जन लेके आया, जो 3 साल एक्सपीरियंस है मान लो, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 3 years एक्सपीरियंस। समझ में? ये एग्जाम्पल है, मतलब आप इसको डायरेक्टली कंसिडर मत करो। तो ये है एक तरह से डिपेंडेंसीज का मतलब। अब मान लो डेव डिपेंडेंसीज को कैसे समझेंगे हम लोग। डेव डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है, वो डिपेंडेंसीज जो हमें मतलब प्रोजेक्ट बिल्डअप करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट के साथ ही जाता है। मान लो कि अब मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को ये ऑफिस चाहिए, तो ऑफिस क्या है, डेव डिपेंडेंसी है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ठीक है। जब मेरे को विंडोज लैपटॉप में मैं सेटअप कर रहा हूँ, या मान लो कि मैं यहाँ पे अपने इस ऑफिस के अंदर में कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वो सब डेव डिपेंडेंसी है। लेकिन डेवलपर मान लो प्रोजेक्ट के साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो वो डिपेंडेंसीज के अंदर आ जाएंगे। ऐसा करके एक नॉर्मल अभी समझ के रखो। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? तो कोई भी डिपेंडेंसीज होगी तो उसको कहाँ ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे। कोई भी डेव डिपेंडेंसीज होगी तो कहाँ ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? ओके। तो अब देखो इसमें अगला फाइल आता है angular.json फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको पूरा समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अभी हम लोग वो समझेंगे जो चीज़ हमें जरूरत है, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या हमें जरूरत है। इस पूरे में ना अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एसेट। एसेट फोल्डर वो फोल्डर है जहाँ पे आप सारे एप्लीकेशन के एसेट्स स्टोर करोगे। जैसे कि आपकी जो स्टाइलिंग्स बनाओगे, ठीक है, स्टाइलिंग्स बना रहे हो, या आपका जो इमेजेस है, तो इमेजेस के लिए हम लोग एसेट फोल्डर यूज करते हैं, ठीक है। तो एसेट के अंदर आप एक फोल्डर बना लोगे इमेजेस करके, या कोई और, या मान लो आपको एसेट नहीं देना, आपको कोई और नाम देना है, तो यहाँ पे आप चेंज कर दोगे वो नाम को, और ये फोल्डर क्रिएट कर दोगे एसआरसी के अंदर में। तो बाय डिफॉल्ट एसेट फोल्डर आता है, आप इसके अंदर सब कुछ कर सकते हो। क्लियर? कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये फेविकॉन आइकन जो होता है ना, ये भी एक एसेट है हमारा, तो ये इसको भी रीड करेगा, ठीक है। आते हैं हम लोग अगले में। अब देखो यहाँ स्टाइल्स है, स्टाइल्स में यहाँ पे ग्लोबल स्टाइलिंग हमने डाल दिया, ठीक है। अगर कोई और भी स्टाइलिंग्स होगी हमारे सिस्टम में जो हमको यूज कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी है या किसी और ने बना के दिया है हमें, तो उसको भी हम लोग स्टाइल में ऐड कर सकते हैं। कोई स्क्रिप्ट ऐड करना है, जैसे मान लो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप पे कोई स्क्रिप्ट है, उसको यूज करना है हमें, तो उस स्क्रिप्ट को आप यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर दोगे तो क्या होगा, वो स्क्रिप्ट आपको पूरे एप्लीकेशन पे यूज कर सकते हो। क्लियर? बाकी यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दिया हुआ है कि प्रोडक्शन में आपका बजट कितना होना चाहिए, इनिशियल मैक्सिमम 500 KB से ज़्यादा जा रहा है तो आपको वार्निंग देगा, एरर देगा, 1 MB से ज़्यादा आ जा रहा है, तो इस टाइप की कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको टाइम के साथ में समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल हमें सब समझने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके। तो अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन की। तो ये आपका देखो एसआरसी के अंदर में आपका एक ये एसआरसी के अंदर एक फोल्डर है, ऐप फोल्डर, ठीक है। 2 फोल्डर है इसके अंदर, ऐप है और एसेट है, ठीक है। तो बेसिकली देखो आपका इसमें एक index.html भी है। ये एक ऐसा index.html फाइल है जो आपका मतलब रूट, जो आपका मतलब देखो यहाँ टैग है ना, इस टैग को कॉल कर रहा है बॉडी में, ठीक है। तो कंपोनेंट एक तरह से क्या होता है, कंपोनेंट एक तरह से टैग होता है। जो HTML में टैग पढ़ते हो ना आप, देखो HTML में सारे टैग्स डिफाइंड है, ठीक है, लेकिन आप खुद के भी टैग बना सकते हो। उस टैग को हम लोग बनाते हैं कंपोनेंट की हेल्प से। तो एचटीएमएल में खुद के टैग बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो,
उसी के लिए आप एंगुलर सुपर पावर यूज कर रहे हो, जिससे आप अपने कस्टम टैग बना सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि मैंने इसमें क्या किया है, ऐप रूट कॉल किया है। इसका मतलब क्या है, ये जो रूट है, ये ऐप रूट जो है, ये इस नाम का कोई कंपोनेंट होगा सिस्टम में। देखते हैं कहाँ है। देखो आपका अगला फोल्डर क्या है, ऐप फोल्डर है ना। इस ऐप फोल्डर के अंदर देखो इसके अंदर क्या क्या फाइल है, ऐप मॉड्यूल्स डॉट टीएस फाइल है, ये फाइल कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल है, स्पेक्स डॉट टीएल फाइल है, और एससीएसएस है, एचटीएमएल है, और मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल, राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल है। सबका क्या यूज है एक एक करके देखते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग एक चीज और देखते हैं, आपके ये एसआरसी फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइल है। फेविकॉन आइकन क्या होता है, ये आइकन बेसिकली वो आइकन है जो आपका ना यहाँ पे आता है। ये देखो, ये जो देख रहे हो सर्कल बना हुआ है क्रोम वाला, ये है ना टाइटल आइकन, इसको बोलते हैं फेविकॉन। अगर आपको इसको चेंज करना हो तो आपको अपना फेविकॉन बना करके यहाँ पे अपलोड करना है। क्लियर, इसको रिप्लेस कर दो अपने आइकन से, तो ये चेंज हो जाएगा। क्लियर, मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ पहले। तो रन करने के लिए क्या करेंगे, npm स्टार्ट, सर npm स्टार्ट कर लो या ng सर्च कर लो, एक ही बात है। एंटर करो, यहाँ से आपका ये प्रोजेक्ट देखो, ये इंटरनली क्या किया, ng सर्च किया, तो आपका ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें देखो और भी कुछ फाइल्स हैं, स्टाइल डॉट एससीएसएस फाइल। ये फाइल क्या होता है, इस फाइल का आपने देखा था एंगुलर डॉट जेसन में मेंशन भी था। ठीक है, ये फाइल एक ऐसा फाइल है जो ग्लोबल सीएसएस फाइल है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी लिखोगे ना तो वो ग्लोबली सारे कंपोनेंट्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है, सारे कंपोनेंट्स को अफेक्ट करेगा। क्लियर है, कोई डाउट? तो यहाँ पे सिर्फ ग्लोबल स्टाइलिंग लिखी जाती है। ठीक है, अब एक मेन डॉट टीएस फाइल है, इसका क्या काम है, सिर्फ ग्लोबल स्टाइल लिखी जाती है, मतलब कि जो हमको सब में देना है वो लिखेंगे। हाँ, ग्लोबल स्टाइल्स का मतलब जो आपको सब पूरे एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। जैसे मैं बोलता हूँ पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ तो बहुत जगह होगा एप्लीकेशन में। ठीक है, मैं बोलता हूँ जितने भी पैराग्राफ है उन सब का फॉन्ट साइज 14 पिक्सल हो, कलर ब्लू, तो आप यहाँ पे एक बार डाल दो, वो सभी को ले लेगा। क्लियर, कोई डाउट? ओके, अब इसमें देखो एक मेन डॉट टीएस फाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ये मेन डॉट टीएस फाइल क्या करता है, देखो यहाँ पे इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, आपको ये समझना है। यहाँ देखो लिखा है प्लेटफॉर्म ब्राउजर डायनेमिक, ठीक है, डॉट बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। बूटस्ट्रैप का मतलब क्या है, बूटस्ट्रैप सर फ्रेमवर्क है जो कि वो बूटस्ट्रैप नहीं है, बूटस्ट्रैप का मतलब होता है लॉन्च करना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं बूटस्ट्रैप मॉड्यूल मतलब लॉन्च करो मॉड्यूल को। कौन सा मॉड्यूल को, ऐप मॉड्यूल को। ठीक है, अब ये ऐप मॉड्यूल क्या है, इसमें जाते हैं तो देखो एंगुलर एक तरह से ना मॉड्यूलर फ्रेमवर्क है, एंगुलर रिएक्ट सब एक मॉड्यूलर फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, बेसिकली आपको ना एक एक मॉड्यूल बनाना होता है। ठीक है, उस मॉड्यूल के अंदर सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। अब जैसे हम लोग मॉड्यूलर का मतलब समझेंगे, मॉड्यूल का मतलब तो क्या होता है, ये पूरा एक ऑफिस हमारा है। अब इसमें अगर मॉड्यूल देखा जाए तो क्या क्या है, ठीक है, ये टेक मॉड्यूल है, इसके बगल में एचआर मॉड्यूल है, बाहर में सेल्स एंड मार्केटिंग मॉड्यूल है, इसके बगल में सीईओ मॉड्यूल है। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर कैफेटेरिया मॉड्यूल है। क्लियर, अगर इसके अंदर कंपोनेंट देखा जाए तो क्या क्या है, अगर मैं बोलता हूँ सजल, तो सजल क्या है, कंपोनेंट है। तो मैंने सजल बोला तो सजल आ गए, वो एक कंपोनेंट है। ठीक है, अभिषेक कंपोनेंट है, मैं कंपोनेंट हूँ, सब कंपोनेंट है हम लोग। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब मान लो कि ऐसे सब कंपोनेंट है, जितने भी बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो एचआर के हैं, चाहे वो कोई भी, सब कंपोनेंट है। लेकिन हमने कंपोनेंट को ग्रुपिंग कर दिया किसमें, मॉड्यूल में, कि अब पता चल गया कि ये जो टेक मॉड्यूल है उसके कंपोनेंट इतने ही हैं। ठीक है, वो सेल्स मार्केटिंग के कंपोनेंट उतने ही हैं, एचआर के कंपोनेंट इतने हैं, सीईओ के कंपोनेंट इतने हैं। क्लियर, मॉड्यूल और कंपोनेंट में समझ में आ गया क्या होता है, कोई डाउट? ठीक है, अब देखो कि जैसे ना कंपोनेंट के मतलब एक और चीज आप समझ सकते हो कि जितने भी कंपोनेंट आप मॉड्यूल में बनाओगे, हर कंपोनेंट को हमें डिक्लेरेशन में डालना पड़ता है। अब देखो ये ऐप मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल क्या है, क्लास है, क्लास है सिंपली। और क्लास क्या होता है, जो नॉर्मली पढ़ोगे ब्लूप्रिंट ऑफ, क्या होता है बताओ, पता है? हाँ, क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है हमारी, किसी भी प्रॉपर्टी से हम उसको डिफाइन करते हैं। आपको पता है? ठीक है, तो देखो अब ये जो क्लास, ये जो ऐप मॉड्यूल एक नॉर्मल क्लास है, जैसे हर लैंग्वेज में क्लास होता है, लेकिन एंगुलर की एक इतनी अच्छी चीज है कि उन्होंने बोला कि ये एक इसमें ना @, होता है, जिसको हम डेकोरेटर बोलते हैं। ठीक है, अब इसने एनजी मॉड्यूल का डेकोरेटर बना दिया एक, ये बनाया है, आप खुद का डेकोरेटर बना सकते हो। टाइपस्क्रिप्ट में ऐसा कंसेप्ट है कि हम खुद का भी डेकोरेटर बना सकते हैं। हाँ, कस्टम डेकोरेटर। तो डेकोरेटर का यूज क्या होता है, बेसिकली डेकोरेटर क्लास को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐप मॉड्यूल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये क्या है, मॉड्यूल है। ठीक है, ये क्या है, एक मॉड्यूल है, तो हमने लिखा एनजी मॉड्यूल। अब एनजी मॉड्यूल के अंदर हम लोग 3 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या,
डिक्लेरेशन का एरे, ये एक एरे है ना, डिक्लेरेशन एरे, इंपोर्ट एरे, प्रोवाइडर्स का एरे और बूटस्ट्रैप का एरे। ठीक है, अब देखो सबका मतलब समझो यहाँ पे। सबसे पहले आते हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का मतलब क्या होता है? लॉन्च करना। तो हम बोल रहे हैं कि जब भी ऐप मॉड्यूल लॉन्च होगा तो ये ऐप मॉड्यूल किसको लॉन्च करेगा? ऐप कंपोनेंट को लॉन्च करेगा। अब मैं बोलता हूँ जब भी ये टेक मॉड्यूल, ये जो टेक वाला वो है, जब भी ये क्या होगा, लॉन्च होगा, तो ये टेक मॉड्यूल जो है वो किसको लॉन्च करेगा? एक कंपोनेंट को लॉन्च करेगा, रूट कंपोनेंट को। ठीक है, जैसे मान लो इसका रूट कंपोनेंट मैं हूं, तो ये मुझे लॉन्च करेगा, मैं मतलब मुझे प्रेजेंट करेगा पहले, फिर मैं को जिसको प्रेजेंट करना होगा मैं कर सकता हूँ। क्लियर? अब मान लो इसमें बोल रहे हैं डिक्लेरेशन, तो मेरे को टेक मॉड्यूल को बताना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट है, तो किसको बताओगे? डिक्लेरेशन को बताओगे। ठीक है, कि डिक्लेरेशन में बता दोगे कि हाँ इस मॉड्यूल के अंदर में कौन कौन डिक्लेयर्ड है। ठीक है, जैसे कौन कौन डिक्लेयर्ड है, सजल डिक्लेयर्ड है, आप डिक्लेयर्ड हो, मैं डिक्लेयर्ड हूँ, ये डिक्लेयर्ड है, वो डिक्लेयर्ड है। सर इसके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं डिक्लेरेशंस क्या? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सबको आपको डिक्लेरेशन में आपको करना पड़ेगा। हाँ, जैसे उसके कंपोनेंट्स हम बिल्कुल। ठीक है, इंपोर्ट्स क्या है? अब मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे ना ये बताना है कि इंपोर्ट्स में ना जो थर्ड पार्टी या आउटसाइड मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, या कुछ शेयर्ड मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि इस टेक टीम में एक प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, इस पूरे ऑफिस में एक 2 प्रिंटर रखा हुआ है, वहां पे रखा हुआ है बाहर में। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि मैं अगर इसको इंपोर्ट कर लूं अपने मॉड्यूल में तो मैं भी उसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, सपोज कर लो अगर मैं कोई भी चीज को इंपोर्ट कर लेता हूं तो उस मॉड्यूल को मैं भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? और इंपोर्ट क्या किया जाता है? इंपोर्ट हमेशा मॉड्यूल किया जाता है। अभी के लिए यही समझ के रखो, कंपोनेंट नहीं किया था अभी के लिए यही समझ के रखो। ठीक है, देखो कोई भी चीज जो एक्सपोर्ट होगा कहीं से भी, कोई भी चीज जो एक्सपोर्ट होगा उसको आपको क्या करना होगा? Import करना। वो इंपोर्ट करा जा सकता है, चाहे वो कुछ भी है, जो भी एक्सपोर्ट हुआ है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग समझते हैं कि हमें कोई भी चीज या मॉड्यूल हमें यूज करना है तो उस मॉड्यूल को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको उस मॉड्यूल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब मैं ब्राउजर मॉड्यूल को ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट कर दिया तो ऐप मॉड्यूल ब्राउजर मॉड्यूल की सारी जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे, जो भी होंगे, मॉड्यूल है इसका मतलब ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इसके अंदर हो सकते हैं जो भी दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, जब भी मैंने ऐप मॉड्यूल के अंदर में ब्राउजर मॉड्यूल कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, तो इसके अंदर जो जितनी भी चीजें हैं वो अब ऐप मॉड्यूल यूज कर सकता है। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या किया। मैंने एक ऐप मॉड्यूल बनाया, मैंने इसमें एनजी मॉड्यूल का डेकोरेटर बनाया। इस डेकोरेशन में मैंने क्या पास किया? डिक्लेरेशन पास किया। डिक्लेरेशन में हम क्या पास करते हैं? हम इसमें सारे कंपोनेंट्स पास करते हैं। इंपोर्ट्स में हम क्या पास करते हैं? जो भी जितने भी चीजें एक्सपोर्टेड है हमें यूज करना है तो हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ प्रोवाइडर्स है। प्रोवाइडर्स क्या है? प्रोवाइडर हम बोल सकते हैं एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इस ऑफिस में हम लोग सब है, ऑफिस में सब अपना अपना लंच लाते हैं। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा जो लंच नहीं ला रहा है, बाहर से खा रहा है। मान लो ये ऑफिस में अगर किसी थर्ड पार्टी वेंडर को बोल दिया जाए केटरिंग करने के लिए, तो वो केटरिंग क्या है? केटरिंग सर्विस है। तो जितनी भी सर्विसेज बनेगी उसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे? प्रोवाइडर्स पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप मॉड्यूल लेवल पे किसी भी सर्विस को ऐड करते हो प्रोवाइडर्स में, तो उसका एक इंस्टेंस क्रिएट होता है जो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए अवेलेबल रहता है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पर्पज से भी, और आप लोग यूज भी करोगे जब रियल टाइम तो आपको पता होगा। ऐसे कि हम पेरेंट्स एंड चाइल्ड को कोई भी कंपोनेंट पास करते हैं तो ये प्रोवाइडर के थ्रू कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज है। देखो कोई भी सर्विसेज, ठीक है, जो आप बना रहे हो कोई भी सर्विसेज, ठीक है, उस सर्विसेज का मतलब क्या होता है हम बाद में देखेंगे, बस समझ लो कोई भी सर्विस है तो उस सर्विस को आपको प्रोवाइडर्स एरे में ऐड करना है। ठीक है, ऐसे ग्लोबली जितना भी हमारे फाइल्स में फैल जाएगी, हाँ बिल्कुल, उसको एक्सेस कर पाएंगे ना। बिल्कुल। ठीक है, तो लाइक रिडक्स टूल की तरह। अभी आप रेडक्स पे मत जाओ, आएंगे उस पे। तो देखो अब ऐप मॉड्यूल है ना, इसका जो डेकोरेटर है मॉड्यूल डेकोरेटर, इसके प्रोवाइडर्स में आप कुछ भी ऐड करोगे तो ऐप मॉड्यूल के अंदर जितनी भी कंपोनेंट्स होंगी वो उस सर्विस को यूज कर सकती है। ओके सर, ओके। ठीक है, तो अगर मैं टेक टीम मॉड्यूल लिखता हूं यहाँ पे और इसमें प्रोवाइडर्स में लिखता हूं कि केटरिंग सर्विस, ठीक है, तो हमारे लिए एक केटरिंग सर्विस वहां खड़ा हो जाएगा। इंडिविजुअली हर एक बंदे के लिए नहीं होगा, एक बंदा वहां खड़ा हो जाएगा जो सब कुछ सर्व कर रहा होगा, जैसा जिसको चाहिए उसके हिसाब से वो सर्व कर रहा होगा। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, यहां तक तो मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है।
ठीक है। अब देखो इसमें ना, इसमें देख रहे हो इंपोर्ट किया गया राउटिंग मॉड्यूल को, ठीक है। अब ये राउटिंग मॉड्यूल क्या होता है? हर मॉड्यूल का हम लोग एक राउटिंग मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है बनाना ही है, अगर रिक्वायर्ड है तभी बनाना है। राउटिंग मॉड्यूल क्या करता है? बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह आपको पहुंचाने का काम करता है। अगर आपको घर जाना है, आप कैब बुक करते हो, तो कैब क्या है? एक राउटिंग मॉड्यूल है। हमको एक जगह से दूसरी मेट्रो क्या है? एक राउटिंग मॉड्यूल है, ठीक है, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें एक पेज से दूसरे पेज में अगर जाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? राउटिंग मॉड्यूल का यूज करेंगे। इसमें हम लोग सारी राउटिंग डिफाइन करेंगे कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। क्लियर? अब देखो आप यहाँ पे ऐप मॉड्यूल में, यहाँ पे क्योंकि एक हम लोग मॉड्यूल क्रिएट किया राउटिंग का, तो हम लोग इस मॉड्यूल, देखो यहाँ पे ये भी एक राउटिंग मॉड्यूल क्रिएट हुआ है, तो इस मॉड्यूल को हमें यहाँ पे ऐप मॉड्यूल में ऐड किया गया इंपोर्ट्स के अंदर में, ठीक है। कोई डाउट? अब देखो इसमें ऐप, हम लोग को यहाँ ऐप मॉड्यूल समझ में आ गया, ऐप राउटिंग समझ में आ गया। अब देखो हर कंपोनेंट, कोई भी एक कंपोनेंट क्रिएट होता है तो उसकी 4 फाइल क्रिएट होती है एंगुलर में। एक होता है HTML फाइल, एक होता है SCSS फाइल, एक होता है spec.ts फाइल, एक होता है TS फाइल, ठीक है। अब ये TS फाइल क्या होता है और ये HTML फाइल क्या होता है, इसका डिफरेंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी आपको ब्राउजर में दिखाना हो उसको आप लिखोगे HTML के अंदर में, क्लियर, ठीक है। SCSS जब उसकी कॉस्मेटिक्स बनानी है, उसको स्टाइलिंग करनी है, तो आप कहाँ लिखोगे? SCSS के अंदर लिखोगे, ठीक है। spec.ts फाइल क्या होता है? वो फाइल जहां पे हम लोग यूनिट टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्ट का जो कोड लिखा जाता है उसको हम लोग spec.ts फाइल में लिखते हैं, ठीक है। ऐप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, क्या चीज? जिसको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। हाँ, हो सकता है। सोर्स कोड को एनालाइज करना, उसी को बोलते हैं ना यूनिट। देखो यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? जब एक छोटे यूनिट को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने एक तुम्हें कोड दिया बनाने के लिए, तुमने एक सेट ऑफ कोड लिखा, इन्होंने भी लिखा, इन्होंने लिखा। अब मैंने एक यूनिट टेस्टिंग का फंक्शन बनाया सिर्फ तुम्हारे लिए, जिसका काम है सिर्फ तुम्हें टेस्ट करना। तुम एक यूनिट हो, अगर मैं बोलते हैं कि पूरी मॉड्यूल को टेस्ट करो तो मॉड्यूल टेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट टेस्ट क्या होता है? जो इंडिविजुअल फाइल को टेस्ट कर रहा है, ये यूनिट टेस्टिंग हो गया। तो जैसे अब मान लो कि मैं HTML ऐप component.html ऐप component TS में जो भी लिख रहा हूँ उसको टेस्ट करना है, तो उसके लिए मैं एक spec.ts फाइल बनाया सेम नाम का, ऐप component.spec.ts फाइल। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग अभी यूनिट टेस्टिंग नहीं करेंगे, जब करेंगे हम उसमें तो हम उसको देखेंगे, अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग HTML, SCSS और TS फाइल में। तो HTML में हम लोग क्या लिखोगे? जो भी आपकी मार्कअप है, HTML जो भी आप डिजाइन कर रहे हो वो सब लिख दोगे। CSS में आप उसकी स्टाइलिंग लिख दोगे, और TS पे क्या करोगे? उसकी फंक्शनैलिटी लिखोगे, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी लिखोगे, ठीक है, जो आप बना रहे हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ, इस HTML को पूरा, ठीक है। SCSS को भी मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, कुछ है ही नहीं, और TS के अंदर भी मान लो मैं पूरे को क्लियर कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो कंपोनेंट क्या होता है। ये देखो कंपोनेंट भी एक क्लास है। क्या है? क्लास है। कोई डाउट? कंपोनेंट एक क्लास है जिसको मैंने कंपोनेंट डेकोरेटर से डिफाइन किया है, ठीक है। कुछ डेकोरेटर बाय डिफॉल्ट एंगुलर में अवेलेबल है, जैसे ng मॉड्यूल डेकोरेटर, वैसे कंपोनेंट डेकोरेटर। कंपोनेंट डेकोरेटर जिस भी क्लास पे आप लगा दोगे तो वो क्या समझेगा? वो क्लास एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट इज द सेट ऑफ HTML, CSS, TS फाइल्स, ठीक है। अब देखो कंपोनेंट डेकोरेटर क्या बताता है? ये बताता है कि आपको अगर इस क्लास को कॉल करना है तो किस नाम से कॉल करोगे? ऐप रूट के नाम से कॉल करोगे। तो ये आपका टैग नेम है एक तरह से। जैसे आपका H1 H2 होता है ना, वैसे ही H1 बनाया गया होगा तो उसका सेलेक्टर नेम में क्या लिखा गया होगा? H1 लिखा गया होगा। तो वैसे ही ऐप कंपोनेंट को बनाने के लिए आपको ऐप रूट सेलेक्टर को यूज करना है। क्लियर? कोई डाउट? अब जब भी आप ऐप रूट को कॉल करोगे तो कौन कॉल होगा? ये वाला क्लास कॉल होगा, ऐप कंपोनेंट। लेकिन इस क्लास के साथ में ये HTML भी कॉल होगा, ठीक है। इस क्लास के साथ में ये CSS भी कॉल होगा। क्लियर? तो देखो HTML कॉल हो गया, CSS कॉल हो गया और क्लास कॉल हो गया, तो उसकी मार्कअप, उसकी स्टाइलिंग्स, उसकी फंक्शनैलिटी तीनों कॉल हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट का सिस्टम। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। तो अब मान लो ना कि मैं क्या करता हूं, यहाँ पे HTML में जाता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं कुछ भी, मान लो लॉरम क्या नहीं आ रहा है ये, लॉरम एक टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। सेव कर लेता हूँ। अब देखो आपकी वेबसाइट में यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 4000 करता हूँ,
ये किस पोर्ट में ओपन हुआ है पता नहीं। अच्छा ये ओपन ही नहीं हुआ अभी तक। ये होता है नोएस, ठीक है। वो पूछ रहा है कुछ प्राइवेसी पॉलिसी एनालिटिक्स ये सब के बारे में, तो मैंने नो कर दिया कि मुझे अभी जरूरत नहीं है वो करने की। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हो ही रहा है बेसिकली। ओके, काफी सिंपल है सर। बहुत ही सिंपल है, अब देखते जाओ बस। रिलेट कर रहा हूँ रिएक्ट के साथ, तो काफी ज्यादा ही सिंपल लग रहा है मुझे। जनरेटिंग ब्राउजर एप्लीकेशन बंडल्स, कुछ टॉपिक्स हैं जो बिल्डिंग, सीखने हैं, जैसे प्रॉप्स हम कैसे पास करते हैं, ये सब। वही मैं तुम्हें आज ही बता दूंगा। बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, जबरदस्ती लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर रखा है, लेकिन है बहुत आसान। ये तो ये ना स्क्रिप्ट टाइप लैंग्वेज यूज करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट तो लोगों को लगता है बड़ा। टाइप स्क्रिप्ट हम लोग इस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं। पता है आपको टाइप स्क्रिप्ट के बारे में? हाँ भाई, आपको पता है? आपको पता है क्या पता है टाइप स्क्रिप्ट? बताओ। यही कि क्या कहते हैं टाइपस्क्रिप्ट एज कंपैरिजन टू क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट सेम ही है। एक तुम्हारा ये होता है डॉट टीएस होता है, एक तुम्हारा डॉट जेएस होता है। डॉट टीएस को हम डायरेक्टली ब्राउज़र में नहीं चला सकते, तो कंपाइलर क्या करता है कि तुम्हारा डॉट टीएस को पहले जेएस में कन्वर्ट करता है फिर चलता है। ठीक है, देखो बेसिकली जो टीएस है उसको जेएस में कन्वर्ट करने के लिए जिस आप कंपाइलर की बात कर रहे हो उसको बोलते हैं ट्रांसपाइलर। ट्रांसफाइलर। ठीक है, तो टीएस कुछ नहीं है, एक तरह से अगर इजी वे में एग्जांपल दिया जाए आपको तो समझने के लिए, तो समझ लो एक सी है और एक सी प्लस प्लस है। जावास्क्रिप्ट सी है और आपका टाइपस्क्रिप्ट क्या है? सी प्लस प्लस है। ठीक है, सुपर सेट। हाँ सुपर सेट है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जो भी लिखते हो वो आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हो, लेकिन आपको हर चीज का यहाँ पे टाइप डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, तो उससे काफी आसान हो जाता है चीजें। देखते हैं हम लोग आगे। ये आपका प्रोजेक्ट रन हो गया, देखो यहाँ पे बता रहा है ये किस पोर्ट पे रन हुआ है। तो इस पोर्ट को यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखो कि ये आपका लिखा हुआ आ गया। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है? मैंने तो उस सेलेक्टर को कॉल ही नहीं किया, लेकिन आप अगर देखोगे इसमें जो आपका मेन डॉट टीएस फाइल था, ठीक है, इसमें क्या हो रहा था? इसने ऐप मॉड्यूल को कॉल किया, और ऐप मॉड्यूल किसको कॉल किया? ऐप कंपोनेंट को कॉल किया। ठीक है, तो पहली बार ऐप कंपोनेंट कॉल हुआ है ना। लेकिन अगर आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल लिखोगे तो यहाँ पे कौन कॉल हो रहा है? ऐप रूट कॉल हो रहा है। तो ऐप रूट जो है वो टीएस में देखो ऐप रूट सेलेक्टर नेम से एक बना हुआ है, इसी वजह से ये आपका ऐप कंपोनेंट कॉल हुआ है इसके अंदर जो भी था। तो देखो एचटीएमएल में हम लोग जो लिखे थे वही दिख रहा है वहां पे। मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि इसी चीज को जो यहाँ लिखा हुआ है लॉरम इप्सम, ठीक है, इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लेता हूँ, अपने टीएस में जाता हूँ, यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ माई टेक्स्ट नाम का। ठीक है, इसको बोलता हूँ ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, क्लियर। और इसमें जाके मैं एक वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, लास्ट में मैं सेमीकोलन से बंद कर देता हूँ, पहले आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, इस वेरिएबल को मैं चाहता हूँ कि एचटीएमएल में डिस्प्ले करना है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं दिखा चाहता हूँ, मान लो मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट यूज करूंगा और यहाँ पे यहाँ पे माई टेक्स्ट वेरिएबल को कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब डबल करली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इंटरपोलेशन। ठीक है, ये एक तरह से एक डेटा बाइंडिंग का एक टेक्निक है। ठीक है, कि जो भी चीजें आपकी क्लास में डिफाइंड है उस वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो अपने एचटीएमएल में भी। कोई डाउट? जो भी आपकी यहाँ पे डिफाइंड है वो आपके इसमें भी यूज हो जाएगा। अब देखो क्या ये चल रहा है, देखो आ गया ना। ठीक है, अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और काम करते हैं हम लोग इसमें। मैं इसके आगे ना एक डिफाइन कर देता हूँ प्राइवेट। ठीक है, जैसे ही मैंने प्राइवेट डिफाइन किया ना, देखो यहाँ पे एरर आ गया। अब इसको क्या बोल रही है? प्रॉपर्टी माई टेक्स्ट इज अ प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास। मतलब कि कोई भी प्राइवेट वेरिएबल क्लास के आउटसाइड में यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, तो कोई भी पब्लिक वेरिएबल ही आपके एचटीएमएल में यूज हो सकता है, प्राइवेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या हम लोग यहाँ पे कोई गेटर मेथड बना सकते हैं? गेट टेक्स्ट करके एक मेरी वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, और इसमें मैं रिटर्न कर लेता हूँ माई टेक्स्ट। ठीक है, क्लियर। अब इस टेक्स्ट को मैं अगर एचटीएमएल में जाके यहाँ पे कॉल कर लूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, तो देखो वापस से हमारा ये आ गया। क्यों आया? देखो अब तो ये तो गलत हो गया, ये तो प्राइवेट वेरिएबल था। लेकिन कोई भी प्राइवेट वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है? वो सिर्फ विद इन क्लास ही एक्सेसिबल होता है।
क्लास के बाहर उसको कोई यूज नहीं कर सकता। अगर उसको क्लास के बाहर यूज करना है तो कोई पब्लिक मेथड होगा जो उसको इंटरनली कॉल करके आपको रिटर्न कर रहा होगा। ये पब्लिक मेथड है, ठीक है, तो पब्लिक मेथड इसको रिटर्न कर सकता है, तो हम लोग का यहाँ पे एक्सेसिबल है। क्लियर, कोई डाउट? क्लियर। तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर है ना। तो इस टाइप से आप गेटर और सेटर बना सकते हो, जैसे गेट होता है वैसे ही सेट भी होता है। और ये कोई एंगुलर का फीचर नहीं है, ये एक जावास्क्रिप्ट का फीचर है। अगर आप इसमें एमडीएन नेटवर्क पे जाके देखोगे, गेटर सेटर इन एनकैप्सुलेशन होता है। जावास्क्रिप्ट, ठीक है, एमडीएन। जब आप यहाँ पे जाके चेक करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो गेट मेथड यहाँ दिख रहा है, गेट जावास्क्रिप्ट, तो इसको पढ़ लेना। द गेट सिंटैक्स बाइंड एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टू अ फंक्शन दैट विल बी कॉल्ड व्हेन दैट प्रॉपर्टी इज लुक्ड अप। इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। बेसिकली ये यहाँ पे है, लेकिन ये देखो एग्जैक्ट, ठीक है। इसका कैसे यूज करना है हम देख लेंगे। फिलहाल आपको सिंपल यूज तो पता चल ही गया होगा, है ना, कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं हम लोग इसमें, जैसे कि मैंने ये बनाया, मैं इसको पूरा हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, सेव कर लेते हैं। और मैं यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। अब मान लो कि मेरे को क्या करना है, 2+2 करना है, तो देखो यहाँ पे 4 आ गया। क्लियर, कोई डाउट? तो कोई भी ये इंटरपोलेशन के अंदर एक्सप्रेशन को लिख सकते हो आप, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मेरे को यहाँ पे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे राहुल, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक पाइप लगा देता हूँ और टाइटल केस लिखता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ राहुल लिखा, ठीक है, राहुल क्या है, एक वेरिएबल होता तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसा लिख देता, है ना। अगर ऐसा होता तो ऐसा लिख देता, लेकिन राहुल वेरिएबल नहीं है, राहुल एक स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो टाइटल केस में दिखे, ठीक है। तो ये जो मैंने साइन लगाया इसको बोलते हैं पाइप। क्या बोलते हैं? तो एंगुलर के अंदर में कुछ प्री डिफाइंड पाइप्स होते हैं जो हमें देखने हैं, ठीक है। वो प्री डिफाइंड पाइप्स क्या क्या होते हैं, हम अपने प्री डिफाइंड पाइप भी होते हैं, हम अपने खुद के भी ऐसे पाइप बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो राहुल को इसने कैसे दिखाया होगा, ये देखो टाइटल केस, मैंने तो स्मॉल में लिखा था, है ना, ये देखो पहला लेटर कैपिटल कर दिया, ठीक है। तो ये टाइटल केस है। अगर मैं वही अपर केस करता तो ये भी प्री डिफाइंड है, ये देखो अपर आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, अपर केस पाइप है। लोअर केस पाइप भी होता है, लोअर केस पाइप भी होता है, तो उसको पूरा लोअर में कर देगा। टाइटल केस पाइप होता है। तो वैसे ही आप लोग इसको कैसे रेफर करोगे, आपको अगर अभी तुरंत याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ लिखो एंगुलर बिल्ट इन पाइप्स, ठीक है। इसमें जाकर के आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक में आ जाओ। अब देखो इसमें क्या क्या पाइप है, डेट पाइप है, अपर केस पाइप है, लोअर केस पाइप है, ठीक है, करेंसी पाइप है, डेसिमल पाइप है, परसेंटेज पाइप है। लेकिन ये पाइप कर क्या रहा है, पाइप का यूज होता है डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। पाइप का यूज क्या होता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जैसे मैं लोअर केस में लिखा, उसको वो अपर केस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, अगर मैंने अपर केस पाइप लगाया। अगर मैंने अपर केस में कुछ है उसको लोअर केस लगा दिया पाइप, तो लोअर केस में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है। वैसे ही अगर मान लो कोई डेट स्ट्रिंग है, कोई डेट लिखी गई है, अगर मैं डेट पाइप लगा देता हूँ तो वो क्या करेगा, डेट में कन्वर्ट कर देगा। तो अब देखो यहाँ पे बोला ना, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा यूजिंग पाइप्स, यूज पाइप्स टू ट्रांसफॉर्म स्ट्रिंग, करेंसी, अमाउंट, डेट्स एंड एनी अदर डेटा टू डिस्प्ले। अब मान लो एंगुलर में तो इतना ही ट्रांसफॉर्मर है, हमें कुछ अलग चाहिए पाइप, ठीक है, तो हम अपने कस्टम पाइप भी बना सकते हैं। तो अभी वो आपके लिए नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे। अब जैसे डेट पाइप है, ये क्या कर रहा है, फॉर्मेट अ डेट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द लोकल रूल्स। अपर केस पता ही है आपको, लोअर केस आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो ये अपर केस, इसमें जाते हैं डेट पाइप में, इसमें मैंने क्लिक किया तो ये एक वेबसाइट में जा रहा है इसी में। अब देखो इसको कैसे यूज करना है, लिखा है ना डेट पाइप, जो किस मॉड्यूल का पार्ट है, जो एंगुलर कॉमन मॉड्यूल का पार्ट है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें जो डेट पाइप होता है, ये क्या करता है, फॉर्मेट अ डेट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द लोकल रूल, ठीक है। अब देखो जैसे पहले वैल्यू एक्सप्रेशन, एक कोई भी एक्सप्रेशन दे दो, जैसे मान लो कि हम लोग, उसके बाद आप पाइप लगाए, पाइप में आप डेट लिख दो, उसके बाद फॉर्मेट डिफाइन कर दो, टाइम जो है लोकल डिफाइन कर दो। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल होगा, ये देखो, अगर आप शॉर्ट लिखते हो, ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक डेट लगा देते हैं, ठीक है। डेट क्या है आज का, 19/12/2023। अब मैं इसके आगे लिख देता हूँ शॉर्ट डेट करके कुछ होता होगा, ठीक है, डेट शॉर्ट ऐसे कुछ लिखते हैं। डेट नाउ करके हो सकता है, हाँ डेट नाउ जैसे अपन टेक्स्ट, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डेट, ठीक है, डेट पाइप लगा दिया, देखो क्या करता है ये,
इसने कुछ प्रिंट ही नहीं किया क्या? उसके अंदर फॉर्मेट लिखना पड़ेगा ना उसके आगे, एक मिनट, कैसा फॉर्मेट चाहिए। वेट, देखो पहले मैंने इसको ऐसा कर दिया था, ठीक है। अब जैसे ना हम लोग एक लेते हैं, टुडे नाम का एक वेरिएबल है, इसमें इसने डेट स्टोर कर रखा है, ठीक है। ये भी हम कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला, ये वाला, ये तो डॉट ऑब्जेक्ट इसने एक बना लिया है। चलो मैं कुछ नहीं, एक काम करते हैं ना, हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है एक वेरिएबल, इसको कॉपी कर लेता हूँ। टुडे नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, टुडे, ठीक है। इसमें इसने बोला कि ये एक नंबर टाइप है, और इसमें इसने डेट डॉट नाउ स्टोर किया। नाउ जो है ना वो बेसिकली क्या करता है, एक टाइम स्टैम्प देता है, देखते हैं, आज की डेट है। ठीक है। आज का जो डेट होगा उसका टाइम स्टैम्प, ये एक वेरिएबल बना लिया मैंने। अब मैं सिर्फ टुडे को प्रिंट कराता हूँ, देखो ये क्या करता है। यहाँ पे मैंने टुडे को प्रिंट कराया, देखो ये कुछ नंबर दे दिया, क्या ये नंबर पता ही नहीं चल रहा, लेकिन ये आज करंट डेट टाइम है, ठीक है। अब मुझे इसको पास करना है तो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेट, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, 19 दिसंबर 2023 दे दिया। अब मान लो इसमें आपके पास ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, ये देखो डेट मीडियम, मैंने सिर्फ डेट लिखा तो शॉर्ट डेट दे दिया इसने। अगर मैं ऐसा लिखता डेट मीडियम, तो इसका मतलब जो पाइप का वेरिएबल है वो वैल्यू भी सपोर्ट कर रहा है, किस टाइप के वैल्यू, इस टाइप के पाइप्स आप भी बना सकते हो। अब मैं देखो यहाँ पे इसको, यहाँ जाके मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मीडियम कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पूरा टाइम के साथ आ गया, ठीक है। शॉर्ट टाइम करूंगा तो सिर्फ टाइम आएगा, MMSS करूंगा तो सिर्फ मिनट और सेकंड आएगा। अगर मैं पूरा फॉर्मेट दे दूंगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा दिखा देगा 15 जून ऐसे करके, ठीक है, 15 जून 2015 एट दिस, ठीक है। ये आप लोग डेट पाइप यहाँ देख लोगे कैसे कैसे यूज करते हैं। ये सारे फॉर्मूला दिए हुए हैं कि आपको कोई भी चीज़ कॉल करना है तो कैसे करोगे। जैसे मान लो ईयर कॉल करना है, वाई मिनिमम डिजिट, ठीक है, वाई न्यूमेरिक 2 डिजिट पर 0 पैडिंग, तो यहाँ पे आप देख लोगे, मतलब ये सब दिया हुआ है, इसको एक बार रेफर कर लेना, ठीक है। बैक करते हैं, अब आप इसमें आओ। अब जैसे मान लो कि आपको ये डेट वाला है, डेट तो आप समझ गए ना, ठीक है। इसके बाद करेंसी पाइप में मान लो करेंसी दिखाना है आपको, ठीक है। तो करेंसी मान लो कि आपका हो सकता है, एक मिनट आते हैं करेंसी वाले में भी, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर आ जाओ आप, यहाँ पे आपका करेंसी पाइप में आते हैं। ये भी किसका पार्ट है, एंगुलर कॉमन का पार्ट है, ये सारे बिल्ट इन है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल नीचे लेते हैं, देखो ये, अब यहाँ पे इसने क्या किया है, देखो टीएस में एक वैल्यू डिफाइन की है, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ से ले लेते हैं और हम लोग टीएस में जाकर के यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ और देखो एक को इसको मेरे को दिखाना है, किस में दिखाना है, नॉर्मल करेंसी में दिखाना है, ठीक है। आप यहाँ पे आओ, HTML में सजल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मैंने यहाँ पे ये ऐसे हटा देते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। ये टैग नहीं लगाते अभी, ये है। तो मैंने ए को कॉल किया और बोल दिया करेंसी, तो जो ए में वैल्यू था ना वो करेंसी टाइप का हो गया। तो बाय डिफॉल्ट देखो ये $0.26 आ गया, आया। मैं यहाँ पे एक BR टैग लगा देता हूँ सेपरेट करने के लिए लॉजिक को, ये देखो आया। वैसे ही करेंसी में अब देखो CAD दे दिया तो कैनेडियन हो गया, ठीक है। इस टाइप से आप INR का भी होता है एक, इसमें मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। नहीं होगा तो हम उसका बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ऐसा जैसे ये यूज़ कर रहा है ना, तो मैं इसको कॉपी करके करेंसी में कोलन दे दो, कौन सा करेंसी, मैं बोलता हूँ INR, ठीक है। तो अब देखो क्या करता है ये देखो रुपीज़ का साइन अच्छा, लगा दिया ना, इंडियन करेंसी दिखा दिया, कोई डाउट नहीं है। तो एंगुलर में आप लोग को ये पाइप तो समझ में आ ही गया कि किस तरह से डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ अपना टैग खुद कैसे बनाएं, ठीक है। सजल पानी बोतल देना यार, दे दो, कोई बात नहीं, देखिए इसमें कोई बात नहीं, इतना इतना अभी ये हो गया। ठीक है। अब देखो मुझे ना अपना खुद का टैग बनाना है, मैं बोलता हूँ अगर मैं राहुल लिखूं, ठीक है, तो ये मेरा नाम प्रिंट कर दे, ठीक है। कैसे करेगा, तो मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ। कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, ये एक टैग है, टैग इज अ कंपोनेंट। तो मैं जाके एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ये आ गया मैं अपने टर्मिनल में। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अपने फोल्डर में पहले देख लोगे आपने करंट फोल्डर में होगी नहीं, प्रोजेक्ट 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, NG GC
ठीक है, अब क्या लिखोगे, टैग का नाम लिखोगे राहुल। ठीक है, तो ये आपको क्या बोल रहा है, एनजी जनरेट एंगुलर जनरेट करो कंपोनेंट राहुल के नाम से। इसको आप पूरा भी लिख सकते हो, एनजी जनरेट कंपोनेंट राहुल। क्लियर, क्लियर। एंटर। ठीक है, जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, देखो ये फिर से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, चार, और उस फोल्डर, देखो राहुल नाम का फोल्डर क्रिएट किया ऐप के अंदर में, ऐप आपका रूट फोल्डर है। ठीक है, रूट के अंदर में राहुल नाम का फोल्डर क्रिएट किया, इसके अंदर में 4 फाइल्स फिर से क्रिएट कर दिया। ठीक है, देखो HTML, SCSS, ठीक है, TS एंड spec.ts। क्लियर, एक बार पूछना था हाँ बताओ। सर, जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हाँ तो उसके अंदर ये जेसन जो भी आपने बताया, मतलब फेविकॉन, ये सब हो गया। अगर हाँ। हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर फिर वो सारी चीजें नहीं आती। नहीं, वो तो एक ही बार रिक्वायरमेंट है, वो पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है ना। और कंपोनेंट के आप एक टैग बना रहे हो, तो आपने अपने ये कर लिया, एनजी जनरेट कंपोनेंट राहुल कर लिया, तो देखो मेरे नाम से एक कंपोनेंट बन गया। अगर आप इसके TS फाइल में जाओगे तो देखो ऐप राहुल के नाम से है। ठीक है, ओके, यस। इससे कौन सा फाइल एसोसिएटेड है, राहुल HTML CSS एसोसिएटेड है। ये डाउट आ रहा था, मतलब आप उस दिन जब पहले दिन क्लास किया था तो आपने बोला था 4 फाइल बनता है। हाँ, ये तो वही मैं 4 वही फाइल कह है, रहा था कि बहुत सारा फाइल, लेकिन वो प्रोजेक्ट में पूरे सारे प्रोजेक्ट फाइल की। बने। हाँ, अब देखो मैंने कंपोनेंट बनाया तो ये 4 फाइल बना ना। हाँ। तो अब देखो ये चारों फाइल कैसे एक्सेस होंगी, ऐप राहुल जब कॉल करेंगे तब एक्सेस होंगी। ठीक है, ऐप राहुल जब भी कॉल करेंगे तो ये कंपोनेंट क्लास कॉल होगा। ठीक है, जब भी इसको कॉल करेंगे तो ये HTML फाइल कॉल होगा, ये CSS और फाइल कॉल होगा। CSS फाइल कॉल। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। सर। ठीक है, अब देखो कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एक नेम वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ कि स्ट्रिंग टाइप का है। व्हाट इज स्ट्रिंग, सर, मतलब करेक्शन ये Words के अंदर जो है। अल्फाबेट्स का कैरेक्टर का कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हाँ, इज कॉल्ड collection स्ट्रिंग। of characters। जहाँ एक से ज्यादा वैल्यू कैरेक्टर स्टोर होंगे दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग है, मैं इसमें बाय डिफॉल्ट दे देता हूँ क्या, राहुल। ठीक है, राहुल कंपोनेंट है तो मैंने राहुल दे दिया। ठीक है, अब मैं इस नेम को HTML में यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, इसको मिटा दिया मैंने, इस वैल्यू के यहाँ नेम लिख दिया। ठीक है, ये हमारा एक कंप्लीट। Yes। ठीक है, अब मैं HTML में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ यार मुझे राहुल नाम से जब भी कॉल करूँ तो ये टैग कॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, जब भी मैं राहुल नाम पे कॉल करूँ ऐसे, तो ये मेरा एक टैग यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ये तो एरर बता रहा है। सर वो आपने इंपोर्ट नहीं किया इसको। नहीं, देखो जब भी आप क्रिएट करते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली ऐप मॉड्यूल में देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन में ऐड हो गया। ये हाँ, ये खुद ही हो जाता है, हम actually वो हम कमांड लाइन यूज करके हो। बिल्कुल ये खुद ही ऐड कर दिया। लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो मैंने कॉल किस नाम से किया, राहुल के नाम से, लेकिन ये बना किस नाम से है, ये बना है ऐप राहुल के नाम से। अच्छा। तो इसको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इसको बोलता हूँ हटा दो इसको, अब तो ये राहुल के नाम से कॉल होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे राहुल के नाम से मैंने राहुल कंपोनेंट के अंदर नेम कॉल कर दिया है। ठीक है, अब ऐप कंपोनेंट में जब मैं राहुल टैग को कॉल कर रहा हूँ तो देखो ये देखो ओके ओके सर। आ गया समझ में। Yes, yes। वैसे ही अपने नाम से भी कंपोनेंट बना सकते हो, लेकिन वो बोलो यार सिर्फ राहुल नाम से राहुल कॉल होगा। मैं बोलता हूँ कुछ ऐसा टैग होना चाहिए ना कि शो नेम, ऐसा कुछ कंपोनेंट होना चाहिए जिसमें मैं जो भी नेम पास करूं या जो भी वैल्यू पास करूं। ठीक है, मैं बोलता हूं राहुल एज अ वैल्यू, तो जो भी मैं वैल्यू पास करूं, अगर मैं बोल रहा हूं मान लो सजल, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं मान लो अभिषेक, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं शैल, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं अमित, तो ये क्या करना चाहिए, ये सबका नाम शो करे। ठीक है, कैसे होगा, तो मुझे पहले कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा शो नेम के नाम से। अब देखो इसका मतलब समझाया जाए तो क्या हो रहा है, शो नेम एक कंपोनेंट है, ठीक है, वैल्यू एक एट्रीब्यूट है। जैसे आप स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते थे ना, कोई भी टैग जैसे आप ऐसे करते हो ना, IMG, इसमें SRC क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ऑल्ट क्या है, एक एट्रीब्यूट है, इसमें आप वैल्यू पास करते हो, यही करते हो ना। तो जब भी ये कंपोनेंट बनाया ये एट्रीब्यूट है, तो ये आपका एक तरह से रिएक्ट में जो आप प्रॉप्स समझते हो वही है। हम इसको वैल्यू पास करें इस कंपोनेंट को कि आपको क्या वैल्यू शो करना है, तो आप पहले ये कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया, मान लो ngGC शो नेम, ठीक है, एंटर कर दो, देखो आपको यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा शो नेम के नाम से। ठीक है, ये तो बन गया। शो नेम में जाते हैं, इसका सिलेक्टर नेम चेक करते हैं किस नाम से, ऐप शो नेम, हटा दो ऐप को। ठीक है, अब तो ये ऐसा हो गया है ना। अब मैं ऐप कंपोनेंट में जाता हूँ, देखो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या ये शो कर रहा है, देखते हैं क्या करता है ये तो देखो शो नेम लोग बता रहा है, हम लोग का नाम तो प्रिंट ही नहीं कर रहा है ये।
नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मैंने बोला कि तुम्हें वैल्यू एक्सेप्ट करना है, लेकिन इसके अंदर भी हमें बनाना पड़ेगा ना वो कैसे एक्सेप्ट करेगा। हाँ बिल्कुल। तो आप इसके टीएस पे जाओ, यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट का वैल्यू लेने के लिए अगर कोई भी कंपोनेंट खुद इनपुट ले रहा है तो उसके लिए हम लोग को इनपुट डेकोरेटर डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो इनपुट ले रहा है बाहर से, ठीक है, क्लियर। तो आपने ये इनपुट डेकोरेटर ऐड किया, तो अब इसका मतलब क्या है, ये कंपोनेंट हमेशा एक इनपुट लेगा, किस नाम से लेगा, नेम के नाम से लेगा या वैल्यू के नाम से, वैल्यू से पास कर रहे हैं ना हम। जो एट्रीब्यूट नेम आपने बनाया होगा उस नाम से वैल्यू लेगा। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर में एम्प्टी है और इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है, हो गया। अब आप बोल रहे हो कि ये जो कंपोनेंट है ये हमेशा एक इनपुट लेगा वैल्यू के अंदर में, ठीक है। तो कोई भी अगर इस कंपोनेंट को वैल्यू देगा तो वो मतलब कोई डेटा देगा तो वो वैल्यू के अंदर ही देगा, ठीक है। इसी वैल्यू को ये अपने HTML में क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। जो भी वैल्यू इसके अंदर आएगा वही प्रिंट करेगा ये, ठीक है। तो अब मैं देखो ऐप कंपोनेंट में क्या वैल्यू पास कर रहा हूँ, राहुल। अब देखो मैं राहुल को ऐसे क्यों नहीं पास किया, ऐसे क्यों नहीं पास किया, इसको भी डबल कोट में क्यों पास किया, क्योंकि अगर राहुल वेरिएबल होता, ठीक है, तो मैं ऐसे पास कर देता, लेकिन राहुल क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो मैंने इसके अंदर पास किया है, ठीक है। अब इसको क्योंकि मतलब सिंगल देना ही पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा, क्योंकि आप बता रहे हो ना कि ये मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू ही दे रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट आपको वेरिएबल नेम नहीं दे रहा हूँ। कि आप अगर मान लो कि मैं इसको ऐसा कर देता कि यहाँ पे एक वेरिएबल नेम डिफाइन करता, फिर यहाँ नेम पास करता, तो ये फिर मैं यहाँ पे डबल कोट नहीं लगाता, लेकिन मैं डायरेक्टली डेटा पास कर रहा हूँ, इसको डबल कोट के अंदर करना पड़ेगा, क्लियर। अब इस राहुल टैग को हटा देता हूँ पहले मैं। अब देखो अब ये क्या करेगा, राहुल, सजल, अभिषेक, सैल, अमित पास किया इसने, ठीक है। अब आप एक काम करो, यहाँ पे मैं सबके आगे एक BR टैग लगा देता हूँ, BR 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 BR, ठीक है। नाउ देखो आ गया, तो एक ऐसा कंपोनेंट हो गया जो क्या कर रहा है, वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, समझ में आ गया, कोई डाउट। तो अब आप लोग इतना तो कर सकते हो, कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, उस पर जो भी डेटा पास करना है वो डेटा पास कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें। सर एक डाउट है, सर मल्टीपल हमें टॉप्स पास करने या वैल्यूज पास करने तो कैसे करेंगे? देखो अब जैसे मैं वैल्यू पास किया तो मैं बोल देता हूँ इसमें एफ नेम, फर्स्ट नेम नाम का वैल्यू पास करूंगा, मान लो मैं सब में, ठीक है। मान लो मैं वैल्यू नहीं फर्स्ट नेम पास कर रहा हूँ सब में, और मैं एक और पास करना चाहता हूँ लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, ठीक है। तो मान लो मैं लास्ट नेम बोल देता हूँ SHAW, ठीक है, मैं अपना लास्ट नेम डिफाइन कर दिया, लेकिन मैं मान लो बाकियों में बोलता हूँ यार सबका मेरे को पता नहीं है इसलिए रहने दो, ठीक है, 2 में पास कर रहा हूँ। अब मैं वापस इस कंपोनेंट में जाऊंगा, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, एक इनपुट डेकोरेटर डिफाइन करूंगा, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैंने पहला वाला क्या था, वैल्यू नहीं था, फर्स्ट नेम कर दिया था मैंने, फर्स्ट नेम, ठीक है, सेम उसी तरीके से जिधर से आप ऊपर एट्रीब्यूट ले रहे हो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट नेम, ये भी स्ट्रिंग है तो आप इसको स्ट्रिंग बनाओ, इज इक्वल टू ये कर दो, ठीक है। अब देखो अब ये क्या कर रहा है, अब ये जो फर्स्ट नेम है इसको HTML में यहाँ पे वैल्यू नहीं है, फर्स्ट नेम है, ठीक है, स्पेस दे दो, और यहाँ पे आपको लास्ट नेम भी दिखाना है तो यहाँ पे लास्ट नेम दिखा दो, ठीक है। अब ये जो HTML है सो नेम, ये तो अपने TS को समझेगा ना, और अपने TS के पास वैल्यू डिफाइंड है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट एम्प्टी वैल्यू है, लेकिन ये समझ रहा है कि ये वैल्यू कोई दे रहा है इसको, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसमें जाता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया, कोई डाउट? नो डाउट सर। ठीक है, तो यही बात है, आपको इस तरीके से करना है, सब हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपको ना कोई भी चीज बना रहे हो, आप लोगों को जो भी UI मिलता है, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे को एक कार्ड बनाना है, ठीक है, तो आप लोग एक कार्ड नाम का कंपोनेंट बना लोगे, उसके अंदर चीजें बना लोगे, अब उसको जितनी बार यूज करना है, जहां जहां जरूरत है वहां पे उस कंपोनेंट को कॉल करते जाओ, ठीक है। देखो ऐसे कॉल करोगे कहीं पे भी तो वो कॉल हो जाएगा, आया समझ में? समझ गया। तो
थोड़ा देर बाद अब करते हैं, पहले आप लोग इतना एक बार प्रैक्टिस कर लो अपने हिसाब से, कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे से। ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो।